करण अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि शालिनी लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना कोट सोफे पर रखा और उनके पैरों के पास बैठकर बोला, मम्मा मैं जानता हूँ कि आप ऋषभ को लेकर बहुत परेशान हैं, पर मम्मा आप ऋषभ की फिक्र मत करिए, उसकी कोई याददाश्त नहीं गई है, वो बस नाटक कर रहा है। नहीं करण, हम सब ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल गए थे। वहाँ डॉक्टर्स ने बताया हमें कि उसके सिर में गहरी चोट आने की वजह से वो सच में अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल भूल चुका है। शालिनी परेशान होकर बोली। करण हल्के से मुस्कुरा दिया, उसे बाकी तो सब याद है, सिर्फ 5 साल ही क्यों भूला? कोई ऐसी बात जरूर है मम्मा जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। मैं ऋषभ की रग रग से वाकिफ हूँ। वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है जिसका पर्दाफाश मैं बहुत जल्द करूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा करण, क्योंकि ऋषभ कोई नाटक नहीं कर रहा है। घर में सब लोग उसे लेकर बहुत परेशान हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तेरी वजह से इस घर में फिर से कोई तमाशा खड़ा हो। जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाता तू न ही उससे कोई बहस करेगा और ना कोई झगड़ा, समझा? ठीक है, पर अगर उसने मेरे साथ कोई गेम खेला तो फिर इस बार मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। शालिनी उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई तो करण उनकी हथेली चूम कर बोला, मम्मा अगर आपको लगता है कि सच में ऋषभ ठीक नहीं है तो यही सही, पर मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं है कि मेरी मम्मा मेरे होते हुए इतनी परेशान हो। आपके लिए मैं डॉक्टरों से बात करूंगा ताकि ऋषभ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और खुद अपनी निगरानी में उसका इलाज भी करवाऊंगा। अब ठीक है। शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो करण के माथे को चूमकर बोली, थैंक यू। वैसे मम्मा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा ऋषभ से प्यार करती हो और आपको मुझसे ज्यादा भरोसा उस पर है। करण की बातें सुनकर शालिनी मुस्कुरा दी और करण के गाल को छूकर बोली, मैं इस घर के तीनों बेटों और तीनों बेटियों से बराबर प्यार करती हूँ करण। और रही बात भरोसे की, तो ये बात तू भी जानता है कि जितना प्यार तू मुझे करता है उतना ही ऋषभ भी मुझसे करता है। हाँ मैं ये मानता हूँ मम्मा कि ऋषभ आपको अपनी खुद की मोम से भी ज्यादा प्यार करता है और वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, पर मम्मा ऋषभ की हरकतों से अनजान तो आप भी नहीं हो। आप भी ये बात अच्छे से जानती हो कि वो खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी की कुर्सी पर बैठने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। करण की बातें सुनकर शालिनी उठकर खड़ी हुई और कुछ कदम चलकर बोली, पर करण ये बात तो तू भी मानता है ना कि ऋषभ ही उस कुर्सी पर बैठने का सही हकदार था, पर सिर्फ उसके गर्म मिजाज की वजह से उसे नहीं तुझे वो कुर्सी दे दी गई थी। पर मुझे तो वो कुर्सी कभी नहीं चाहिए थी मम्मा, सबने मिलकर मुझे खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी बनाया था और जिस दिन मैं उस कुर्सी पर बैठा था मैंने आपसे साफ कह दिया था कि जिस दिन भी आप कहेगी मैं वो कुर्सी ऋषभ को दे दूंगा। करण शालिनी के पास आकर बोला। शालिनी ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोली, करण तुम तीनों में से कोई भी उस कुर्सी पर बैठे मेरे लिए एक ही बात है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों भाइयों की आपसी तनातनी की वजह से इस घर के हिस्से ना हो और ये घर कभी ना टूटे। करण तू ऋषभ से छोटा है पर उससे कहीं ज्यादा समझदार है, इसलिए मैं बस तुझसे और मधु से ये उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि जिस तरह मैं सालों से इस परिवार को जोड़े हुए हूँ तू और मधु भी वैसे ही इस घर को जोड़े रखे। मुझे इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है करण कि कभी अगर ये घर टूटा तो उसकी वजह शायद ऋषभ ही होगा, इसलिए मुझसे जितना होता है मैं ऋषभ को संभालने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ इस घर के लिए। अपनी मम्मा की बातें सुनकर करण सोच में पड़ गया। तभी शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, तुझे पता है करण, जब तेरे दादाजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी पलों में सिर्फ मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पूरे परिवार में उन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा है कि मैं इस घर को कभी बिखरने नहीं दूंगी, सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस घर के हिस्से कभी ना होने दूं और तब से लेकर अब तक मैं बस यही कोशिश करती आई हूँ कि मैं बाबूजी को दिया वादा निभा सकूं। तू मेरा बेटा है करण, इसलिए मैं बस तुझसे ये उम्मीद करती हूँ कि तेरी मम्मा ने तेरे दादाजी को जो वचन दिया है तू उसका मान रखेगा और उसे पूरा करने में अपनी मम्मा का साथ देगा। तू देगा ना मेरा साथ? करण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तभी तो आपकी खातिर ऋषभ को भी झेल लेता हूँ। ये सुनकर शालिनी उसे घूरने लगी। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को अपने सीने से लगा लिया। शालिनी भी मुस्कुरा दी। वैसे मम्मा आपने ये क्यों कहा कि आपके लिए आपके तीनों बेटे और तीनों बेटियां बराबर है? इस घर में तो सिर्फ 2 बेटियां हैं।
शालिनी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी तीसरी बेटी को अभी 2 दिन पहले ही तो तेरी दुल्हन बनाकर इस घर में लाई हूँ। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, अच्छा अब ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि तू अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर गया था तो खाना खाकर आया है या सिर्फ मीटिंग करके वापस आ गया? मम्मा, मैं किसी क्लाइंट के साथ नहीं बल्कि मधु के साथ था, करण ने जवाब दिया। शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। करण ने उनका चेहरा देखा तो तुरंत बोला, अब आप मुझे ऐसे मत देखिए, ऐसा कोई काम नहीं किया है मैंने जो आप मुझे ऐसे देख रही हो। और प्लीज आगे कुछ और मत पूछिएगा क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि वहाँ क्या हुआ। ओह, तो शादी होते ही मेरा बेटा ट्रिपिकल हस्बैंड बन गया है, शालिनी उससे छेड़ते हुए बोली। करण चिढ़ गया। ओह प्लीज मम्मा, अब आप भी एक ट्रिपिकल हिंदुस्तानी माँ की तरह बिहेव मत करिए। आप जानती है ऐसा कुछ नहीं। आज मैं मधु को अपने साथ डिनर पर क्यों ले गया था और वहाँ क्या हुआ वो सब मैं आपको वक्त आने पर खुद ही बता दूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया, शालिनी ने जवाब दिया। तो अब जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। करण शालिनी को उनके कमरे की ओर ले जाने लगा और फिर से बोला, वैसे मम्मा, आप ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि शादी के बाद आपका बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा और अपनी मम्मा से सारी बातें शेयर करना बंद कर देगा। तू अपनी मम्मा से अपने दिल की बात शेयर करना भले कभी बंद ना करे करण, पर जोरू का गुलाम तो मधु तुझे एक दिन जरूर बना देगी। इतना भरोसा है मुझे अपनी बहू पर, शालिनी ने फिर से उसे छेड़ा। इम्पॉसिबल, करण खुराना हमेशा अपनी मर्जी का मालिक रहा है और हमेशा रहेगा। किसी और के हिसाब से उसके फैसले कभी नहीं बदलेंगे। ये सुनकर शालिनी के कदम रुक गए और वो मन मंद मुस्कुराने लगी। तो करण फिर से बोला, और हाँ, अगर आज मेरे और मधु के बीच कुछ हुआ होता तो ये बात मैंने सबसे पहले आपको ही आकर बताई होती। उसके इतना कहते ही शालिनी को हंसी आ गई और वो उसके सिर पर मारते हुए बोली, बेशर्म लड़का, ये बात मधु के सामने मुझसे मत कहना, वरना वो बेचारी न जाने कितने दिन तक शर्म के मारे मुझसे नजरें नहीं मिलाएगी। वैसे भी बहुत शर्मिली है। यही तो हमारे बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मम्मा, इसी वजह से तो वो अब तक मुझे ये नहीं बता पाई है कि वो मुझसे प्यार करती है। करण मुंह बनाकर बोला। शालिनी को हंसी आ गई। उसे हंसते देख करण गुस्से में बोला, अब आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं बहुत जल्द उसका मुंह खुलवाकर ही रहूंगा और वो खुद आकर मुझसे कहेगी कि वो मुझसे प्यार करती है। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, करण, जिस लड़की ने मुझे मेरा 3 साल पहले वाला बेटा लौटा दिया है वो एक दिन तुझे ऐसे अपने प्यार से बांधेगी कि तू उससे दूर जाने के ख्याल से भी कांपने लगेगा और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, मधु एक सीधी सादी सी आम लड़की है करण। मीरा के साथ बचपन से रहने के बाद भी उसने आजकल की लड़कियों की तरह तेज तरारी नहीं आई, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कमजोर है। उसमें इतना हौसला है कि वो बड़े से बड़े तूफानों का सामना करने के बाद भी मजबूती से अपने पैर जमीन पर टिकाए रख सकती है, जो शायद तू भी नहीं कर सकता। इसलिए मधु को कमजोर मत समझना करण, एक वो ही है जिसका प्यार और हौसला तुझे जिंदगी की बड़ी से बड़ी लड़ाई में कभी हारने नहीं देगा। अगर तू उसका हाथ थमे रखेगा तो जिंदगी की हर लड़ाई जीतेगा। इसलिए उसका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। और एक बात, भगवान ने मधु को इतनी खूबसूरत आंखें दी है कि अगर तू उन्हें पढ़ना सीख गया तो तुझे उसके कुछ कहने का इंतजार कभी नहीं करना पड़ेगा। उसकी आंखों में तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शालिनी की बातें सुनकर करण सोच में पड़ गया तो वो फिर से बोली, अच्छा अब जाकर सो जा, सुबह मधु को लेने जाना है ना। गुड नाइट मम्मा, करण अपनी मम्मा को गले लगाकर बोला और फिर अपने कमरे में चला गया। अपने रूम के दरवाजे के पास खड़े बलदेव ने जब ये सब सुना तो मुस्कुरा दिए। इधर आरती किचन में सफाई कर रही थी, तभी वहां मधु आ गई। उसे देखते ही आरती दूध फ्रिज में रखते हुए बोली, बहुत रात हो गई है मधु, जा जाकर सो जा। मधु उनके पास आई और बोली, थैंक यू माँ। किस लिए? आरती ने बाकी चीजें भी फ्रिज में रखते हुए पूछा तो मधु हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, माँ आपने मुझे और मेरी शादी को दिल से अपना लिया, इसलिए थैंक यू। ये सुनकर आरती के हाथ रुक गए और वो सोच में पड़ गई, पर फिर उसने फ्रिज बंद किया और बोली, मैंने तुझे नहीं, सिर्फ तेरी शादी को अपनाया है मधु। मधु ये सुनकर फिर से उदास हो गई। आरती उसकी ओर देखकर फिर से बोली, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया वाले ये ना कहे कि तू मेरी सौतेली बेटी है
और मैं तेरे इतने बड़े घर में शादी होने से खुश नहीं हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे किसी बर्ताव की वजह से तुझे तेरे ससुराल में कोई ताने मारे, क्योंकि तेरे पापा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बस इसलिए मैंने तेरे ससुराल वालों के सामने हमारे रिश्ते का सच जाहिर नहीं होने दिया। और वैसे भी कल तू इस घर से चली जाएगी तो मुझे तेरा चेहरा हर रोज नहीं देखना पड़ेगा, कभी कभी आएगी मेहमानों की तरह, तो मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। आरती की बातें सुनकर मधु की आंखें भर आई, पर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं माँ, मेरे ससुराल वालों के सामने ही सही, कम से कम आपने मुझे अपनी बेटी और करण को अपना दामाद मान लिया। मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ, इसलिए फिर से थैंक यू। उसने किचन के प्लेटफॉर्म पर कुछ रुपए रखे। माँ, ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रख लीजिए। इन रुपयों से अगले 3 महीने तक पापा का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और घर खर्च के साथ अबीर की फीस भी भरी हो जाएगी। राकेश चाचा जी को भी मैंने 3 महीने के राशन के रुपए दे दिए हैं, कल सुबह वो सामान दे जाएंगे। आरती ने रुपए देखकर पूछा, इतने सारे रुपए तेरे पास कहाँ से आए? ये सुनकर मधु परेशान हो गई और मन ही मन बोली, अगर मैंने माँ को बताया कि ये रुपए मुझे मेरे ससुराल से नेक में मिले हैं तो वो ये रुपए नहीं लेगी, पर मुझे पता है कि माँ को इनकी जरूरत पड़ेगी। तभी आरती ने फिर से पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, इतने सारे रुपए कहाँ से आए तेरे पास? माँ, ये रुपए मुझे मेरे ऑफिस से मिले हैं, वो हमारी कंपनी ने इतनी बड़ी वेडिंग प्लान की थी तो मेरे अच्छे काम के लिए मेरी बॉस ने मुझे दिए हैं, मधु झिझकते हुए बोली। आरती ने तुरंत रुपए उठाए और उसकी हथेली पर रखते हुए बोली, मधु, अब तेरी शादी हो चुकी है और तू पराए घर की हो गई है, इसलिए अब तुझे अपने ससुराल वालों के बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में नहीं। अब अगर मैंने तुझसे रुपए लिए तो ये गलत होगा, तू ये रुपए अपनी सास को देना, उन्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर मधु झट से बोली, पर माँ, ये रुपए तो मुझे शादी के पहले अपने काम के लिए मिले हैं, तो आप ये ले सकती है। और माँ, शादी के बाद बेटे तो पराए नहीं होते, तो बेटियों को पराए घर की कहना कैसे सही हो सकता है? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और इस हिसाब से ये घर मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी ये जिम्मेदारी शादी के बाद भी तब तक निभाऊंगी जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते और अबीर को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। एक बार पापा ठीक हो जाए उसके बाद भले आप मुझसे मदद मत लीजिएगा, पर प्लीज इस वक्त ये रख लीजिए, क्योंकि ये रुपए मेरे हैं, और अगर आप ये रुपए नहीं रखेगी तो मैं भी यहाँ से कोई गिफ्ट अपने ससुराल लेकर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उसने फिर से आरती के हाथ में रुपए थमाए और अपने कमरे में चली गई। आरती रुपयों को देखकर रोने लगी। मधु चुपचाप आकर बेड पर बैठ गई तो उसके पास बैठी मीरा फोन चेक करते हुए बोली, अपने लिए कुछ रखा तूने, या फिर नेक में मिले सारे रुपए जाकर अपनी सौतेली माँ की झोली में डाल आई? मीरा के इतना पूछते ही मधु उसके मुंह पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोली, धीरे बोल माँ, पापा सुन लेंगे। मीरा ने गुस्से में उसका हाथ हटाया और सो गई। मधु ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना सिर रखा और बोली, मीरा, तुझे पता है ना, पापा के इलाज के लिए माँ को इन रुपयों की जरूरत पड़ेगी, मेरा उधार कब चुकाएगी तू? तभी मीरा ने पलटकर पूछा। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, अभी चुका देती हूँ। इतना कहकर उसने उसके गाल को बहुत जोर से चूमा तो मीरा की नाराजगी पल भर में ही दूर हो गई। मधु मुस्कुराते हुए बोली, बहुत जल्द मैं तेरे रुपये भी लौटा दूंगी। शट अप मधु, तू जानती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, मीरा उसे टोककर बोली। मधु ने मुस्कुराते हुए अपने तकिए पर सिर रखा और बोली, मुझे पता है। मीरा ने उसे पकड़ते हुए पूछा, वैसे मधु, तेरी सुहागरात कैसी रही? ये तो तूने मुझे अब तक नहीं बताया। उसके इतना पूछते ही मधु को वो सब याद आने लगा जो बीती रात उसके साथ हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मीरा को सब कुछ बताया तो मीरा को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, सही तो कहा करण ने कि सुहागरात तो कपड़े चेंज करने में ही निकल जाएगी। मीरा के ये लाइन सुनकर मधु को भी हंसी आ गई। मीरा भी हंसने लगी। उनके हंसने की आवाज अपने कमरे में किताब पढ़ रहे मोहन के कानों में पड़ी तो वो बहुत खुश हुए और खुद से बोले, ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद अपनी बच्ची की हंसी सुन रहा हूँ। हे महादेव, अब बस आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही खुश रहे। तभी आरती कमरे में आई। उसने मोहन को दूध का गिलास और दवाइयाँ निकाल कर दी। मोहन ने अपनी दवाइयाँ खाए और एक घूंट दूध पीकर आरती से बोले, आरती, आज मैंने तुम्हारा एक अलग ही रूप देखा है। मुझे आज तक ये कभी समझ नहीं आया कि तुम्हारे दिल में आखिर मधु के लिए है क्या? नफरत है, नाराजगी है,
या फिर प्यार है जिसे तुम मेरे और मधु के सामने सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं करना चाहती कि कहीं हम दोनों ये ना समझ जाए कि तुम अतीत की कड़वी यादों को बहुत पहले ही हमेशा के लिए भूल चुकी हो। कुछ नहीं भूली हूं मैं, और ना ही कभी भूलूंगी। और अपने अतीत को ना भूलने की सबसे बड़ी वजह मधु ही है, क्योंकि उसे देखते ही मुझे उसमें उसकी माँ की परछाई नजर आती है। आरती की बातें सुनकर मोहन ने गुस्से में दूध का ग्लास टेबल पर रखा और बोले, तो फिर क्या जरूरत थी उसके ससुराल वालों के सामने ये झूठा ड्रामा करने की। आरती मुस्कुराते हुए बोली, जरूरत थी क्योंकि मधु ने किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाया, अपनी माँ की तरह। उसमें खून भले ही उसे जन्म देने वाली माँ का हो, पर पाला तो उसे मैंने है। अगर वो कुछ गलत करेगी तो लोग उसके खून के साथ साथ मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाएंगे, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि वो ब्याह के अपने घर चली गई है, और अब मुझे ना तो उसे इस घर में देखना पड़ेगा और न ही कोई मेरी परवरिश पर सवाल खड़े करेगा। बस इसलिए मैंने उसके पति और ससुराल वालों का सम्मान किया। कल वो अपने घर चली जाएगी तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। इसलिए अब आप भी सुकून से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर मुझे मधु को इस घर से विदा करने की तैयारी करनी है। उसने इतना कहकर लाइट्स ऑफ की और फिर सो गई। पर मोहन गुस्से में उसे घूरने लगे। बहुत सही फैसला किया मेरी बेटी ने, जो करण जैसे अच्छे लड़के के साथ शादी कर ली। अब कम से कम वो सुकून की जिंदगी तो जिएगी। इतना अच्छा ससुराल मिला है उससे, और उससे भी अच्छा पति। अब वो हमेशा ऐसे ही हंसेगी जैसे आज हंस रही है। अब उसे इस घर में रहकर ना ही तुम्हारे ताने सुनने पड़ेंगे और ना ही दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें जितनी तकलीफ उसे देनी थी तुम दे चुकी हो, पर अब वो राजकुमारियों की तरह उस महल में रहेगी और करण उसे पलकों पर बैठाकर रखेगा। अब मुझे मधु की जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान अब अगर मुझे उठा भी ले तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आरती उनकी बातें सुनकर रोने लगी। इधर मधु बेड पर लेटी करण के बारे में सोच रही थी, और करण भी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा उसके बारे में ही सोच रहा था। दोनों को ही एक दूसरे के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे। मधु ने पास सो रही मीरा की ओर देखा और मन ही मन बोली, अब बस कल का इंतजार है। घर पहुंचते ही मैं करण को बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं करण के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी और उठकर बैठ गई। करण की बातों और उनकी हरकतों से तो यही लगता है कि शायद वो भी मुझसे प्यार करते हैं, पर अगर ऐसा होता तो अब तक वो अपने दिल की बात मुझे बता चुके होते। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए की थी, पर फिर भी पिछले 2 दिन में मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने मजबूरी का रिश्ता मुझसे जोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सोच रहे हो कि मैंने उनसे शादी करके उन पर कोई एहसान किया है और उसी एहसान को उतारने के लिए वो मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहे हो। क्योंकि जिस करण को मैं 2 दिन पहले जानती थी, उन्हें तो गुस्सा करने के अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो फिर कोई इंसान 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है। अगर करण ने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया और तेरे इकरार के बदले ये कह दिया कि वो तुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर तू क्या करेगी मधु। इधर करण भी मन ही मन बोला, कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा मधु, क्योंकि कल तुम्हें तुम्हारा करण मिल जाएगा और मुझे मेरी मधु। तुम्हारे पापा के जल्द से जल्द ठीक होने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, और आज तुम्हारी माँ से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें ये बताना नहीं चाहती है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है, पर उनकी आंखों में मुझे वो प्यार साफ नजर आया है। और अब मैं बहुत जल्द ये सच उनके मुंह से भी कहलवाऊंगा। और रही बात उस आदमी की, तो कल मैं उसे भी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, और फिर कल की रात को तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बना दूंगा। इधर मधु उठकर खिड़की के पास आई और बाहर देखते हुए बोली, करण, कल मेरे दिल का हाल जानने के बाद आपका जो भी फैसला होगा उसी से हमारी शादी का भविष्य तय होगा। कल आपसे अपने दिल की बात कहने के बाद मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हमारी शादी की बुनियाद प्यार पर बनेगी या फिर हमारी समझौते की शादी पर आप जो भी फैसला लेंगे उससे मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रहूंगी। कल तुम्हारे दामन में इतनी खुशियां होगी मधु कि तुमसे समेटी भी नहीं जाएगी। तुम्हारे आसपास खुशियों का मेला लगा दूंगा मैं। करण ऊपर आसमान में तारों की ओर देखकर मन ही मन बोला। मधु ने भी अपने कमरे की खिड़की से तारों की ओर देखा और बोली, पर मेरा दिल कहता है
कि आप मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकराएंगे और मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएंगे। आज इस पल के बाद से मधु आपके प्यार पर अपनी सारी खुशियां, अपने सारे सपने और अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करती है। आई लव यू करण। आई लव यू मधु। करण भी खिड़की से अपना सिर टिकाकर बोला। दूसरी ओर ममता रोहित के कमरे में बैठी मधु और करण के बारे में सोच रही थी। उसने टेबल पर रखी रोहित और रिद्धिमा की तस्वीर उठाए और गुस्से में बोली, तुमने मुझसे मेरे बेटे को दूर कर दिया है मधु। आज तुम्हारी वजह से मेरा रोहित अपना घर छोड़कर लंदन चला गया है और तुमने मेरी बेटी से भी उसका सब कुछ छीन लिया है। आज तुम उस जगह पहुंच गई हो जहां मेरी बेटी को देखने का सपना मैं सालों से देख रही हूं। तुमने मेरे बच्चों से उनकी मुस्कान छीन ली है मधु, और सबके सामने मेरी इंसल्ट भी की है, जिसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कल शाम होते होते तुम खुराना मेंशन से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी और मेरी बेटी करेगी उस घर में गृह प्रवेश, और वो भी तुम्हारे पति की पत्नी बनकर। बहुत शौक है ना तुम्हें करण खुराना की पत्नी बनने का, तो कुछ घंटे और अपना ये शौक पूरा कर लो, क्योंकि सारी दुनिया की नजरों में मेरी बेटी ही करण की पत्नी है। अगर कल मैंने तुम्हें करण की पत्नी से उसकी मिस्ट्रेस नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी ममता व्यास नहीं। मेरी बेइज्जती की थी ना तुमने, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बेइज्जती करना किसे कहते हैं। कल तुम्हारी इज्जत को ऐसे तार तार करूंगी कि तुम्हारे पास ना मुंह छिपाने की जगह होगी और ना तुम्हारा वो सुकोलपति होगा। तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बज उठी। ममता दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो दंग रह गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।